वकाफी देखिए, आप मुसलमान हैं और हमारे बहन भाई दुनिया के जहाँ-जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं, उनको पास्ट में क्या कुछ हुआ है, प्रेज़ेंट क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या चलेगा, क्या होगा, उन सब मुसलमानों को पता है कि होने वाला क्या है। कभी भी कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसमें कहे कि पता नहीं ना जाने कल तकदीर क्या करेगी, नहीं। उनको पता है, अल्लाह ताला ने 1450 साल पहले बता दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए में कि किस वक़्त क्या-क्या चीज़ें होनी है और किस वक़्त क्या-क्या चीज़ें होनी है। आपका भी ईमान है, मेरा भी ईमान है और हम सब पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ मुसलमान रहते हैं, हमारा ईमान है कि वो चीज़ें हो के रहेगी। हाँ, मुसलमान जो है कभी खामोश होके कभी किसी की चापलूसी नहीं करेगा, कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाएगा, बिलाजवाब सरेंडर नहीं करेगा अगर वाक़ई मुसलमान है। अल्लाह ताला के कुरान पाक पे यकीन रखता है और दीन सुन्नत के ऊपर यकीन रखता है, तो कभी भी वो सरेंडर नहीं करेगा, कभी वो झुकेगा नहीं, दगाबाजी झूठा नहीं करेगा, करार देगा। बल्कि अगर कोई वाक़ई इस तरह करता भी है ना, कोई अगर करता भी है, तो वो फिर दीन से खारिज हो जाता है। वो नाम तो उसका शायद मुसलमानों वाला रह जाए, लेकिन वो मुसलमान ना दुनिया में कहलाएगा, ना ही आखिरत में कहलाएगा। इस वक़्त मुसलमान क्या माज़ी में हम देखते हैं कई कबीला अरसों से मुसलमानों का अरूज भी रहा, उनकी कई-कई जगहों पर सल्तनत भी रही, उनकी हुकूमतें भी रही और इंशाअल्लाह अब कहीं न कहीं ज़वाल पज़ीर है, तो कहीं न कहीं हुकूमतें मज़बूत भी हैं और फ्यूचर में भी इसी तरह नज़र आता है। अब जो यहूद और हनूद है यानी कि हिंदू और यहूदी, उनके बारे में क्या कुरान शरीफ ने नहीं बताया होगा कि क्या होने वाला है? इनकी फितरत कैसी है, इनकी नेचर कैसी है, ब्लैकमेलिंग कैसे करते हैं, झूठे कैसे, मकार कैसे और कैसे जो है मुसलमानों को जो है वो इंसानियत का प्रचार करने के नाम पर कितना मुसलमानों को कत्लेआम करते हैं, उनको मारते हैं, उनको उनकी नस्ल-कुशी करते हैं। आपको नहीं पता? ये तो एक अरसे से आ रहा है और इसी तरह चलता है। अभी पिछले दिनों से आप देखें तकरीबन 20 महीने हो चुके हैं लगातार गज़ा के ऊपर बमबारी हो रही है। अगर इसराइल को वाक़ई इनका खात्मा करना है, तो इसराइल के पास क्या इतनी बड़ी ताकत नहीं थी कि वो गज़ा के मुसलमानों का एकदम खात्मा कर देता? वो कर सकता था, वो चाहता था, वो कर सकता था। क्योंकि इनकी सर्वाइवल इसी बात से है कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाएँ और इसी तरह नाम नेहाद जंग मुसल्लत करें और उसके बाद वो अपने तमाशे जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएँ। तो ये उसी तरह गज़ा में किया इन्होंने। अभी चूँकि ये जो आज ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है, आपको अच्छे से याद होगा, आप यकीनन यंग होंगे उस दौरान, जब इराक में जो कुछ चल रहा था। बिल्कुल। न्यूक्लियर वेपन के नाम पर कितना पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया और इसी नेतन्याहू ने अमेरिकी जो भी सदर आते थे उनको जंगों के नाम पर, इसी तरह वेपन्स के नाम पर पीछे लगाता रहा और निहत्ते मज़लूम और मासूम मुसलमानों का कत्लेआम करता आया है और ये आज हिस्ट्री एक बार फिर दोहराई जा रही है। बात ये है खुरासान की तारीख के बारे में और खास तौर पर ये फारिस की तारीख के बारे में अल्लाह ताला ने जो बताया है, जो अंबिया के ज़रिए में पता चला है, वो तारीख भी ज़रूर दोहराई जाएगी। ये हमेशा ये जो ज़मीन है, वो खून से लथपथ रही है और शायद आने वाले दिनों में भी होगी। आज जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने क्या बयान में कहा है? उन्होंने कहा शायद हम तो मर जाएँगे क्योंकि क़यामत तक के लिए पैदा तो हुआ नहीं है और अगर अल्लाह ने वैसे मौत लिखी है या किसी इज़राइली अटैक में हम मारे जाएँगे, तो क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा? इस्लाम कभी खत्म नहीं होगा। इस्लाम तो रहेगा। इसी तरह दज्जाल और इसके अलावा दीगर जो कुफ़ार की जो क़ुव्वतें हैं, वो एक होंगी, चाहे वो यहूदी हों या हिंदू हों या ईसाई हों या दीगर जो मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, मुसलमानों के खिलाफ़ वो सारे एक होंगे। लेकिन उसमें अल्लाह ताला की जो एक रज़ा है ना, अल्लाह की रज़ा के खिलाफ कोई नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह हमेशा मुसलमान गालिब है और आखिरत में भी गालिब रहेगा, चाहे कुछ भी है हो। बाकी उनके हिंदू के बारे में बात चूँकि लंबी हो जाएगी, मैं बात बताऊँ कि देखें, उन्होंने हिंदू ने क्या किया मतलब ईरान ने गलती की, उसको मानना पड़ेगा कि उनकी टॉप जो एजेंसीज़ थी, उनमें मोसाद के और रॉ के लोग कैसे घुसे, जिन्होंने ईरान को आज जो एहसास हो रहा होगा, जिन्होंने नुकसान पहुँचाया। लेकिन ईरानी कौम और ईरान के जो लोग हैं, वो बहादुर भी हैं, वो जानों का नज़राना भी पेश कर रहे हैं और फाइट भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने अकलौती सल्तनत ईरान की खड़ी हुई और फाइट कर रही है। और इसके बिल्कुल। बाद उन्होंने ईरान को हिंदू ने ईरान की सरज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। आज जो है वो यहूदियों के साइड होके फिर ईरान के खिलाफ भी ये मोदी और उनकी जो जितने भी चाटुकार हैं, वो सामने आ रहे हैं। लेकिन ये कि ईरान को शायद पहले समझना चाहिए था, वो नहीं समझा। लेकिन आने वाले बिल्कुल। दिनों में शायद मज़ीद हालात बेहतर हों और वो समझे इस बात को और पाकिस्तान की अहमियत और ईरान की जो अहमियत है, वो पूरी दुनिया जानती है कि इनकी दोनों मुल्कों की अहमियत क्या है पूरी दुनिया में और पूरे इस खित्ते में। अच्छा शाहिद भाई, बताया ये भी जाता है कि इसराइल के बाद जो यहूदी हैं, ज्यूज जो हैं, वो ईरान में बसते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि इसराइल के बाद दूसरे नंबर पे जो यहूदी हैं वो इसराइल में बसते हैं? तो ये क्या बात दुरुस्त है?
ईरान के अंदर यहूदी बहुत ज्यादा है, और यहूदी जो है जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के कई जगहों पर यहूदी आज भी इंडिया के अंदर भी मौजूद हैं, और बल्कि वो अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए इंडिया भी जाते हैं। वहां पर आम इंडियन अलाउड नहीं होता, जिन जगहों पर ये इनकी इजाजत नहीं थी और ये लोग जाते हैं। तो अच्छा ये तो है ईरान के अंदर भी और वहां पर भी। लेकिन वो जो थे जो ईरान के अंदर थे, वो तो वैसे ईरानी बनकर जिंदगी गुजार रहे थे, ईरानी ही जिंदगी थे बना के चला रहे थे। लेकिन बात यह है कि तकरीबन मुझे जहां तक याद पड़ता है, जो हमने एक वीडियो बनाई थी, शायद पब्लिक करें, 1917 में 1917 में चूंकि उस वक्त जो राज था, जो सुपर पावर था, वो था बरतानिया। बरतानिया की जो सरजमीन थी या उसकी जो हुकूमत थी, उसकी हुकूमत के अंदर कभी सूरज भी गरूब नहीं होता था। मतलब इतनी बिल्कुल बड़ी हुकूमत एक जगह से जी दूसरी जगह, तीसरी जगह लगातार उसकी हुकूमत चलती रहती थी। उसी ने फलस्तीन के अंदर 1917 में एक मुआहदे के जरिए जबरन इन यहूदियों को आबाद किया था, क्योंकि ये सरजमीन उनकी रही नहीं थी, और ये तो तितर बितर हो चुके थे। जैसे जर्मनी में गए, जर्मनी में हिटलर ने इनको मारा, उसके बाद फिर ये दुनिया के कई मुल्कों में आज भी इसराइल के परमानेंट वो यहूदी सिटीजन नहीं है, बल्कि ड्यूअल नेशनलिटी रखते हैं, दोहरी शरीयत वो रखते हैं। तो बिल्कुल उसके बाद फिर आज जब वहां बमबारी चल रही है, तो वो भागने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वहां से हम भागे, मतलब जहाज बंद है, एयर जो जोन है मुकम्मल तौर पर बंद है, और वो कश्तियों के जरिए, बोट्स के जरिए वो इसी तरह भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि नेतन्याहू वहां लोगों को भागने नहीं दे रहा, उनको कह रहा है कि अब ये यहूदी जो है वो इसराइल छोड़ कर नहीं जा सकते। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि नेतन्याहू अपने लिए तकरीबन कोई 20 करोड़ से ज्यादा महंगे तरीन फूल मंगवा रहा है बेल्जियम से। आज के दिन, इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि आज के दिन अपने लिए खूबसूरत फूल मंगवा रहा है अपने लिए, लेकिन अपने बेटे की शादी कैंसिल कर दी, और इधर ईरान के अंदर निहत्ते शहरियों को मारा जा रहा है, और दूसरे जो यहूदी वहां से भागना चाहते हैं उनको वापस भी नहीं जाने दे रहा। ऐसा अच्छा इंसान है। अच्छा शाहिद भाई, एक तरफ ये देखा गया है जो मतलब जो इसराइल के लोग हैं, तो वो तो इसराइल ने पूरी अपनी आवाम को बंकर्स के अंदर पहुंचा दिया है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये देखा जाए जो ईरानी आवाम है, वो तो रोडों पे सरापा एहतजाज है कि इस मामले को रुकना नहीं चाहिए, बराबर का जवाब देना चाहिए। वो बोले हम आपके साथ हैं। इतना मतलब जोश और जज्बा देखा जा रहा है ईरान की सड़कों पर। यानी कि सर आप अगर पावर का हिसाब देखा जाए शाहिद भाई, तो कहाँ इसराइल का पावर पता है पूरी दुनिया को, और कहाँ ईरान, ठीक है। और आप देखें कि दूसरी तरफ अवाम का जोशो जज्बा देखें। इसी तरीके से हमने जो देखा, एक जो लेडीज एंकर थी वो नेशनल टीवी की ईरान की, तो उनका जज्बा देखने लायक है कि बाहर मिसाइलों की आवाज आ रही है, फिर भी वो एक अपना बयान बहुत अच्छे तरीके से वो दे रही हैं, और उस बिल्डिंग पर भी हमला हो जाता है, फिर भी क्या जज्बा ईमानी है। मेरे ख्याल से जिनका नाम है सहरी सहर सहरी। और ये भी देखा गया कि एक जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जो ईरानी ओलंपिक्स के अंदर, उन्होंने अपना गोल्ड मेडल उन महिला को, उन लेडीज को दिया है। बिल्कुल, बात असल में देखें अपना वकास भाई, सिचुएशन ये है कि जो ईरानी है ना, वो डरपोक कौम नहीं है। ये सल्तनत आपको पता है कि आप 1400 साल पहले भी देखें तो वो यौम अशूर के तौर पर आज भी मानी जाती है कि वहां पर भी खून हुआ, लेकिन इस्लाम जिंदा था, और इस्लाम अभी भी जिंदा है, और इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी हमेशा क़यामत तक जिंदा रहेगा। बात यह है कि ईरानी कौम भी डरपोक पाकिस्तानियों की तरह नहीं है, वो बहादुर कौम है। मैंने आपको आयतुल्लाह जो कौमनाई है उनके बयान के बारे में बताया, और इसी तरह एक एक बंदे का यही जज्बा है। मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ कि जो गजा के बारे में इसराइली फौज और इसराइली हुकूमत कहती थी कि हॉस्पिटल्स के नीचे इन्होंने बंकर्स बनाए हुए हैं, और हमास के लोग जो है ना वहां के जाके छुप जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के नीचे, हॉस्पिटल के जो अंडरग्राउंड जो तहखाने बनाए हुए हैं, वहां पर न सिर्फ इसराइली फौजी छुप रहे हैं, बल्कि वहां पर ये यहूदी जो है वो भी छुपने की पनाहें ढूंढ रहे हैं कि कहीं ईरान का मिसाइल हमें ना लगे आके, वो वहां छुप रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ये अपनी जाने तो बचा रहे हैं, और हैरान को तौर पर एक और भी मैं आपको बात बताऊं कि वहां पर ताइवान के और भी कई मुल्कों के शहरी इसराइल के अंदर भी मौजूद हैं। और बंकर्स के अंदर यहूदी किसी दूसरे सिटीजन को अंदर नहीं जाने दे रहे, अंदर घुसने नहीं दे रहे। हालांकि वो अपनी जान बचाने के खौफ के मारे वो अंदर घुसना चाहता है कि जैसे आप हम लोग छुपे हो तो मैं भी मिसाइल से छुप जाऊं, उनको अंदर नहीं आने दे रहे। ऐसे ऐसे गलीज और घटिया कौम है, वो खुद दुनिया को, खुद को जो है दुनिया का एक सुपीरियर समझते हैं, वो अंदर घुसे हुए, लेकिन इसके अलावा वो किसी दूसरे को अंदर नहीं आने दे रहे। आप अंदाजा लगाइए कैसे लोग हैं। अच्छा शाहिद भाई, मेरा दूसरा सेकंड जो सवाल था वो ये था कि इस पूरे खित्ते के अंदर जो हम जिस खित्ते के अंदर अब बैठे हुए हैं, भारत आइसोलेटेड नजर आता है, और खुसूसी तौर पे जो बीजेपी सरकार है वो भी ऐसा लगता है कि आइसोलेशन वार्ड के अंदर दाखिल है। वकास भाई, G7 का इजलास हुआ, और हाँ इनका जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है
और उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि मोदी साहब को इनविटेशन आ जाए, क्योंकि देखें चाहे वो जानवर हैं, घोड़े गधे हैं, कुछ भी हैं, लेकिन पॉपुलेशन तो है ना, उनकी तादाद तो है, अवाम तो है उनके पास कि जी इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं G7 में उनकी कहीं गुंजाइश बनती है। अच्छा, इनकी हरकतें देख के, इनकी सलाहियत और खसलत देख के G7 में शुरू में उनको बुलाया नहीं जा रहा था। फॉर्मल जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने फॉर्मल कॉल की, इनको इन्विटेशन दिया फॉर्मल। अच्छा, वहां पर G7 की जो इजलास के अंदर हमने देखा, ना तो कोई भारतीय शहरी नजर आया, ना पीएम नजर आया, ना इनका झंडा नजर आया, ना इनका कहीं नाम नजर आया। ठीक है, ये औकात दी गई वहां पर, ना इनका झंडा नजर आया, ना कहीं इनका नाम नजर आया, लेकिन फॉर्मल एक इन्विटेशन दिया गया था। तो मैं यहाँ सिचुएशन जो देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पे भी, भाई मैं दूसरे अंदाज में कहूँ, फॉर्मल इनविटेशन का बोले तो ऐसे कि बस एक होता है हम किसी को जाके कार्ड देते हैं कि आप आना हमारी दावत, एक होता है यार आ जाना तू भी चल, तो मतलब इस तरीके का फॉर्मल इनविटेशन आया मोदी साहब को। अच्छा, हाँ ऐसे ही था। और हालांकि वो जो दुनिया को ट्वीट करके खुद ही बता रहे थे वो कि मुझे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट भी है, वो अपना फोन आया है, तो मैं शिरकत के लिए जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कुत्ते वाली कर दी। वो औकात जानते हैं, बताओ ने देखें, कभी किसकी गोद में जाके बैठोगे, कभी किसकी गोद में जाके बैठोगे, तो अगर कहीं जो देखें, जो एक सफारती ताल्लुकात हैं, जो दूसरे मुल्कों के साथ आपके ताल्लुकात होते हैं, बीजेपी की सरकार में जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्टों को देख रहे हैं, वो कहते हैं सफारती ताल्लुकात इस वक्त इंडिया के जीरो हो चुके हैं, कोई मुंह लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। मिसाल के तौर पर तकरीबन 17-18 साल या 19 साल से कुवैत ने पाबंदी लगाई थी पाकिस्तान के ऊपर कि कोई पाकिस्तानी, उनको वीजा नहीं मिलता था। ठीक है, और उसके बाद और भी कई मुल्कों के अंदर, तो उसके बाद जब ये ऑपरेशन हुआ सिंदूर, उसके बाद फिर बनियाना मसरूर हुआ, और जो इनको नानी याद दिलाई गई, रोते हुए पूरी दुनिया को कन्विंस करने के लिए अपने इन्होंने अपोजिशन जमातों के, जो अपोजिशन के लोग थे, उनको दूसरे मुल्कों में भेजा, कुवैत में भी भेजा, दूसरी जगहों पर भी भेजा। तो यकीन मानिए पाकिस्तानी जो अपोजिशन के लोग थे, हुकूमत के लोग थे, वो भी पूरी दुनिया में गए जी हमारे साथ क्या हुआ था, हमने इंडिया को क्या जवाब दिया। तो पाकिस्तान की इज्जत इतनी बनी कि कुवैत ने 19 साल बाद वो पाबंदी, जो कि वीजे पर पाबंदी लगाई थी कि कोई पाकिस्तानी सिटीजन कुवैत में नहीं जा सकता था 19 साल से, वो पाबंदी हटा दी। इस तरह दुनिया के कई ममालिक में जहाँ बिलावल भुट्टो गए और जितने भी हमारे मिनिस्टर्स थे, वो जाते रहे, कन्विंस करते रहे, उनको बताते रहे, तो दुनिया इनकी ताकत को, इनके काम को, इनकी हर चीज को तस्लीम करती रही। और वहां दूसरी तरफ मोदी सरकार के लोग जो जहां जहां पूरी दुनिया में जिस मुल्क में भी गए ना, वहां जलीलो ख्वार हो गए। ऐसी कुत्ते वाली जैसे सच हो जाती है, कुत्ते वाली सच्ची बता रहा हूँ, ऐसी हुई है। कभी आप इनके ट्विटर अकाउंट देखें, आपको पता चलेगा ट्विटर पे लिख क्या है, क्योंकि इनकी कहीं ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि पढ़े लिखे हिंदू हैं, हम मानते हैं कि बड़े सुलझे लोग हैं, हम मानते हैं कि इनकी सरकार भी अच्छी रही है, इनकी इकोनॉमी और इनकी सब चीजें बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन पिछले कई अरसे से, क्योंकि जो जाहिल, आपको पता है कि जब हमारे मुल्क में भी आ जाते हैं ना, जाहिलों की हुकूमत आ जाती है, तो उसके बाद फिर वो लोग भी बड़े मायूस हो जाते हैं, और हुकूमत भी पूरी दुनिया में कदर भी कुत्ते जैसी होती है, कोई कदर भी नहीं कर रहा होता। तो यहाँ आजकल ये जो पहले माजी में पाकिस्तान में रहा है, वो आजकल इंडिया में चल रहा है कि इनकी कुत्ते जैसी इज्जत है, इनको कोई नहीं सूंघता, कोई नहीं मुंह लगाता। आप अगर थोड़ी सी अभी हक और सच की बात करना शुरू कर दें, तो भौंकने के लिए 50 आदमी आ जाएगा आपको काटने के लिए, उनका बस ही चल रहा होगा, आपको काटने के बजाय अपने बाजू काट रहे होंगे, ऐसे अच्छा, बिल्कुल। अच्छा शाहिद भाई, नहीं हम तो इनको दिखते भी नहीं। अच्छा शाहिद भाई, दूसरी तरफ ये कहा जाता है, बार बार जताया जाता है, मोदी साहब ने 100 मुल्कों के दौरे करें, 100 मुल्कों के दौरे करें, और पूरी दुनिया से कहा जा रहा था न्यूज एंकर के द्वारा कि जो मीडिया है, गोदी मीडिया, कि पूरी दुनिया की हिमायत हासिल है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ चाइना खड़ा है। तो शाहिद भाई, जो मामला हुआ ऑपरेशन सिंदूर, आई थिंक कि इसराइल के सिवा, क्योंकि इसराइल के ड्रोन हमारे पाकिस्तान तक पहुंचे, तो इसराइल के सिवा भारत के साथ सब में कोई भी नजर नहीं आया, ये समझ में नहीं आया हमको। तो भारत में पूरी दुनिया की हिमायत हासिल थी जी। वकास भाई, मैं एक बात बताऊं, यहूदी इनको जाहिल तरीन समझते हैं। आप तो फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इंसानियत का प्रचार, यहूदी तो इनको तीसरी कैटेगरी का इंसान नहीं समझते, तीसरी कैटेगरी का इंसान। ठीक है, वो भी अपने मतलब को इनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये मतलब के लिए इस्तेमाल हो रहे थे पहले, ये उसकी खशरूटी हासिल करने के लिए, उसके लिए कि इसराइल या अमेरिका में अच्छा जाना है, तो उसके लिए वो उनकी पूरा दिन चापलूसी में इसराइल और इनकी अमेरिका के लगे रहते हैं। पाकिस्तान के साथ जो चल रहा था सीन, उस वक्त भी ये उनको खुश करने के लिए लगे हुए थे, वो हालांकि अपना मकसद हासिल कर रहे थे। लेकिन दुनिया में जो अभी चल रहा है, और खासतौर पर जो इसराइल के फलस्तीन के इशू चल रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर उनको मतलब उनको टेंशन है किसी मुल्क की, तो पहले पाकिस्तान की है, दूसरे नंबर पे ईरान की थी।
अब ईरान को इन्होंने टारगेट किया, इससे पहले इराक और इसी तरह लेबनान के ऊपर, उर्दन के ऊपर, शाम में, सब चीजें पूरी दुनिया ने देखी। सीरिया किसी सीरिया दुनिया सब के कवर कर दिया खत्म। नहीं है, ठीक है, उनको खतरा ही नहीं, खतरा इन 2-3 मुल्कों से। तो यहाँ पर ये चूंकि हमारी कहीं कहीं गोटी फिट हो जाए, कहीं हमें लोग अपने साथ खड़े होकर तस्वीर बनाने दें, कभी हमें कोई साथ करने खड़े होकर कहीं हमारी इज्जत कर लें, तो ये फिर मोदी और इनके जितने भी लोग हैं चाटुकार, वो कोशिश करते लेते हैं। लेकिन दुनिया को इनकी असलियत पता है, दुनिया को इनकी हकीकत और इनकी असलियत पता है कि कैसे लोग हैं ये, तो इसलिए अपना मतलब सीधा करने के बाद इनको इनकी औकात में रखते हैं। और शायद भाई दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये मतलब अभी जो अब इलेक्शन जो आप आएंगे, अब मोदी साहब का धड़न तख्ता हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो रसवाई भारत को इस वक्त हो रही है, जितने भी नागरिक जो भारत के दूसरे मुल्कों में एक तरीके दूसरे अल्फाजों में कहूं तो वो पाकिस्तान के साथ जो अभी ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, उसके बाद उनको लानतों का सामना झेलना पड़ता है। तो जितने भी जो अपोजिशन अरकान है वो तमाम जो है मोदी सरकार के खिलाफ हो गए, और कहा यह जा रहा है कि आज के बाद दोबारा बीजेपी सरकार की हुकूमत कभी भी नहीं आने की। ऐसा क्या आपको ऐसा लगता है? मैं एक बात बताऊं, जो पिछली दफा इलेक्शन हुए हैं, पिछली दफा भी धांधली के साथ है। देखें, आप 10-11 साल अगर कोई हुकूमत कर लेता है तो आप समझने लग जाते हैं ना कि उन्होंने सरकार में, उन्होंने अधिकारियों में, सरकार में, पुलिस में, जहां जहां इलेक्शन को मैनेज कर सकते हैं वहां पर अपने अपने ये बंदे फिट कर देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में आपको पता है पोलिंग होती है बैलेट के जरिए, बैलेट पेपर के जरिए, वहां पर ईवीएम के जरिए होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए, ठीक है। तो वहां पर वो उसके जरिए भी धांधली कर लेते हैं, क्योंकि उनकी पूरे इलेक्शन कमीशन से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने जज अपने लगाए हुए हैं। हर जगह पर इनकी अपनी फिट, मतलब एक बंदा खुद अपनी स्पीच में मान रहा है मोदी के मैं अंगूठा छाप हूं, अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, और इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल साइंस की एमबीए किया हुआ, मतलब बीए किया हुआ पॉलिटिकल साइंस में, उसकी डिग्री जमा करा देता है, किसी की जरूरत नहीं जाके उस डिग्री को चैलेंज करे। तो आप सोचें कि कितना उन्होंने गोटी फिट की हुई है हर जगह पर, ठीक है। तो वो ऐसे ही उन्होंने फिटिंग की है। लेकिन इस बार भी जब आए थे ना, वो अब की बार 400 पार, ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने कुछ दूसरी पॉलिटिकल जमातों को शामिल करके इन्होंने हुकूमत जबरन बनाई है, जबरदस्ती हुकूमत बनाई है। वरना इस बार तो कांग्रेस की हुकूमत बनती थी, कांग्रेस की हुकूमत खुलेआम आ रही थी, जबरन इन्होंने अपनी हुकूमत मुसल्लत की, वरना तो ये हार चुके थे इलेक्शन भी। जो सीटें मिली हैं वो भी जालसाजी से मिली है, और अगर जालसाजी से भी हुकूमत नहीं बन रही थी, जालसाजी करने के बावजूद भी, तो इन्होंने दीगर जमातों को साथ मिला के कोalition गवर्नमेंट बनाई है, यानी कि जिसमें आप इत्तेहादी कह सकते हैं इनको, इत्तेहादी गवर्नमेंट इन्होंने बनाई है। इनकी अपनी मजबूत गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए तो इनकी ना इंडिया में कुछ सुनता है ना बाहर सुनता है, सिर्फ डंडे के जोर पे, डंके के जोर पे ये तमाशा रचाते हैं, अपना उलू सीधा करते हैं। और किसी के पास अगर कुछ, इनके पास कोई और टूल नहीं बचता तो फिर ये भगवा पहन लेते हैं, और डंडा हाथ में होगा, हाथी की तरह ये दौड़ रहे होंगे पूरी जंगलों की तरह, जैसे रेवड़ दौड़ते हैं, ना चप्पल होंगे ना जूते होंगे, और उसी तरीके से ये लोग उल्लू अपना सीधा करते हैं। ये बकवास लोग हैं। अच्छा शाहिद भाई, मुनीरा शकील सिस्टर का मैसेज आया है, कुछ केस में नया भी हुआ है या वही पुरानी स्टोरी चल रही है? तो मुनीरा शकील सिस्टर, नया तो ये हुआ है कि कहा ये जा रहा है कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली, कहा जा रहा है। ये मैं हम नहीं कह रहे, शायद भाई नहीं कह रहे, डिलीट कर दिया वकास भी, कमेंट डिलीट कर दिया। हाँ, ये जो कुत्ते लोग, एक कुत्ते ने कमेंट किया था ना नीचे, ये भौंकने के लिए आ जाएंगे, ऐसी ये कुत्ती कौम है, कोई रोड से भी गुजर रहा होगा ना, इनका बस नहीं चलता कि उसके भी जाके पिंडलियों में पड़ जाते हैं, उनके जूतों में पड़ जाते हैं कुत्ते कौम, ठीक है। ये बकवास करने के लिए आ जाएंगे, अपने देश में इनकी तक ना इज्जत नहीं है, जो इनको इंसान नहीं समझते, उसके उसके उनका जो फ्लैग है इसराइल का, उसका डीपी लगा के आ जाएंगे। अब अंदाजा लगाएं कि जाहिल और गंवार लोगों, तुम्हारे कुत्ते की इज्जत अपनी नहीं है, अगर इतने बहादुर हो, इतने ब्रेव हो और बड़े जहीन हो, तो तुम लोग फिर अपनी डीपी अपनी तो लगाओ। इसराइल की चापलूसी के लिए लगा के, तो जो तुम्हें इंसान भी नहीं समझता, वो कुत्तू से बढ़कर तुम्हें तो हिंदू को समझता है इसराइल, और उसकी चापलूसी में अपनी डीपी लगा के आया तो, और यहाँ आके बकवास करने के लिए आते। कौन बुलाता है तुम लोगों को? और शायद भाई जैसा कि मुनीरा शकील सिस्टर का जो सवाल था, तो मैंने उससे कहा है कि अभी जो न्यूज चल रही है वो ये चल रही है 3 दिन से कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली है, और जिन साहब ने कहा है वो कुरान शरीफ हाथ में लेके कहा है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। और कुछ लोगों ने ये कहा है कि भाई हमें यकीन है कि वो जो चश्मे वाली महिला है उन्होंने भी वीडियो में कहा कि हमें यकीन है जो कुरान पाक हाथ में लेके कह रहा है वो सच कह रहा है। तो उन साहब ने तो कुरान पाक हाथ में लेके ये भी कहा है कि मैं आपको आज सालपन बता रहा हूँ कि सीमा सही है और गुलाम हैदर गलत है। तो मेरे ख्याल से फिर उनको ये भी मानना चाहिए, फिर सीमा के खिलाफ क्यों अभी भी लाइव की उन्होंने तो सीमा गलत है, सीमा फलानी है, सीमा ढिमकानी है, तो फिर सीमा को भी सही मानना चाहिए अगर सबको इतना यकीन है। और एक साहब को मैं देख रहा था, जैसे ही उन साहब ने वीडियो चलाई है, साजिद भाई ने, ठीक है, जो वीडियो चलाई है, उसके बाद
एक हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर है जी, ये तेरी की ले तेरी की फलाना टिमकाना। जब कल हमने कहा कि आप कितने दिन ये करेंगे, आप कितने दिन हैदर को बुरा भला कहेंगे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं कह सकते। अब आज क्या हुआ जी, आज जो हैदर को गलत कमेंट करेगा मैं उसको जवाब दूंगा। ये औकात है इन लोगों की। भाई अगर हैदर के खिलाफ हो रहे हो तो फिर सही तरीके से हो जाओ। ये कौन सी बात है कि जी हैदर को जो गलत कमेंट करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, बस यही औकात थी टोटल 72 घंटे की। मैं एक बात बताऊंगा बस पे, सबसे पहले तो हम बात करते हैं केस की, ठीक है। केस से इन सारी गीदड़ बकरियों से जो भी बैठ के बकवास कर रहे हैं, अपनी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और तो अगर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले उनकी किसी बात पे लोग यकीन नहीं करते थे, तो लोगों को कुरान शरीफ का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि अगर लोग अभी आपको अगर कुछ मेरे खिलाफ या किसी के खिलाफ भी बोलना पड़े तो क्या आप कुरान शरीफ लेके बैठेंगे? क्योंकि लोग आपकी बात पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपको वैसे ही जो भी बोलेंगे लोग यकीन कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले आपने कुछ झूठ नहीं बोला, ठीक है। लोगों को कुरान शरीफ का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि लोग समझते हैं कि पहले भी तुम लोग झूठ बोलते हो, आप भी झूठ बोल रहे हो और मसीह भी शायद झूठ ही बोलोगे। तो बारह गुलाम ने शादी की है नहीं की, इस हवाले से हम उसकी जाती जिंदगी है उससे बिल्कुल नहीं पढ़ते। जब उनका दिल करेगा वो बता देंगे दुनिया को, और हमें भी पता चलेगा। तो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, हम जाएंगे गुलाम हैदर भाई को, हम उनकी खुशी में सेलिब्रेट करेंगे, हम जाके खुश होंगे, हम उनको गले लगाएंगे, बल्कि हम भंगड़े डालेंगे जब गुलाम हैदर भाई बताएंगे। अब अगर उनकी जाती जिंदगी है, उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया, उन्होंने आपसे, मुझसे, किसी दोस्त से कोई चीज शेयर नहीं की, तो भाई वो गुलाम हैदर पाबंद तो नहीं है हमारे। गुलाम हैदर हमारे पाबंद है, कौम के पूरे लोगों के पाबंद है कि वो बताएंगे कि ये बात भी पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रखनी है कि शादी की है नहीं की। भाई वो किसी के पाबंद नहीं है, वो ना आपके ना मेरे, मैं, आप या दुनिया का कोई भी शख्स, चाहे वो यूट्यूब पे देख रहा है या वो यूट्यूब पे आके वीडियो बनाता है, वो अपनी मर्जी से बैठा है। गुलाम हैदर उसको लेके नहीं आया। अगर लोगों को अभी भी लगता है कि गुलाम हैदर के साथ ज्यादती हुई है, तो आप भले अभी भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाए। आपका दिल करता है कि गुलाम हैदर गलत है, सीमा ठीक थी, तो फिर आप वीडियो ना बने, आप कमेंट करना है आप करें, आपका दिल करता है ना करें। मैं समझता हूं, आप भी अच्छे से जानते हैं कि गुलाम हैदर के साथ ज्यादती हुई है, और डे वन से उसको लोगों ने यूज किया है, एक एक आदमी ने यूज किया है, हर तरह से यूज किया है। वो बंदा उफ तक नहीं बोलता, वो बंदा अपने मुंह तक नहीं खोलता, वो उसको आप कहते हैं कि जिस तरह एक आप चलते जिस तरह भी उसके साथ कुछ करके चले जाएंगे, वो बंदा अपनी जबान तक नहीं खोलेगा। उसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे से ज्यादा आप अच्छी अंदाज से इस मामले की वजाहत कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटी मोटी जो टूटी फूटी बातें जरा थोड़ी सी बता दूं। मैं ये चीज कि देखिए, जितने भी ये संजीदा दोस्त हैं हमारे, और जितने भी संजीदा लोग हैं जो असल में माँ बाप हैं, जिनके सीने में कहते हैं कि दर्द है, तकलीफ है, तो उनके गुजारिश ये है कि गुलाम हैदर ने शादी की है नहीं की, इसकी ये जैसी 10, 20, 40, 50, 100, हजारों वीडियो भी आ जाए, केस की साख के ऊपर, केस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही फर्क पड़ा है, बल्कि पहले से ज्यादा अच्छी अपडेट्स हैं, पहले से ज्यादा अच्छी पेशरफ्त है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। लेकिन हम वो पब्लिक करना नहीं चाहते। पहले से ज्यादा जो चीजें हो रही थी, या समझ लें कि जो रुकी हुई थी, पहले से ज्यादा पेशरफ्त हो चुकी है, लेकिन हम बताना नहीं चाहते। इंशाल्लाह जब हो जाएगा तो जरूर बताएंगे। गुलाम हैदर की ये वीडियो से गुलाम हैदर की इज्जत खराब नहीं हुई, ना आप सब जितने यूट्यूबर दोस्त हैं जो गुलाम हैदर को सपोर्ट करते हैं, या आप जितना कमेंट करते हैं, आप सबकी इज्जत पे भी कोई दाग नहीं आया, कोई टस से मस नहीं हुआ। गुलाम हैदर अगर कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाते, गुलाम हैदर कोई नाजायज काम कर रहे होते, बगैर निकाह के कोई उल्टे सीधे काम कर रहे होते, फिर तो आपको तकलीफ होती है। बाकी गुलाम हैदर तो बंदा ही ऐसा है। भाई गुलाम हैदर के बारे में तो ये कहा है ना, उसने शादी कर ली, इसका मतलब ये क्या है कि उसने निकाह किया है। निकाह किया भी है तो उसने जायज काम किया, कौन सा नाजायज काम किया है? लेकिन गुलाम हैदर की आजादी जिंदगी है, वो नहीं बताना चाहते, तो उसमें मुझे तकलीफ क्यों होगी? अब आपको तकलीफ क्यों है? क्या मैंने या किस जो रो रहा है, एक मिनट जो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गला फाड़ रहा है, क्या उसने बहन का रिश्ता देना गुलाम हैदर को? जो गुलाम हैदर ने उसकी बहन का रिश्ता नहीं लिया, उसकी बेटी का रिश्ता नहीं लिया, तो उसने क्या था, क्या हुआ है? काम का बात का बतकड़ बना के तमाशा लगा दिया। मैं आपको वसूल से कह सकता हूँ, मैंने पहले जब ये आपने वीडियो भेजी थी, मैंने राब्ता किया, उस शख्स से भी किया, और भी लोगों से राब्ता किया। मैंने एक इखलाकी तौर पर जितना समझा सकता था उनको समझाया। मैंने उनसे पहले भी अर्ज की कि देखिए, कल को हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम आपके खिलाफ भी बैठ के बात कर रहे होंगे, हम आपकी फिर भी इज्जत करते हैं, लेकिन हमें इस तरह मजबूर ना करें, क्योंकि हमने मतलब कुत्ते जैसे लोगों की हमने बातें सुनी है, कुत्ते जैसे लोग आपको बुरा कहते हैं, मुझे भी करते हैं, आप भी अपना टाइम लगाते हैं, जो फैमिली का टाइम। आप यूट्यूब पे आते थे, आप कुछ करते थे? कभी भी नहीं करते थे, सिर्फ इसकी वजह से आप आके लोगों की बातें सुनते हैं। तो यहाँ पर हम सब ने बड़ा दिल से, जी जान से टाइम दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे सामने भी नहीं आते, वो भी गुलाम हैदर के लिए उन्होंने मेहनत की है। तो आप इसी तरह 2% की बात करके लोगों को गुमराह मत करें। लेकिन उनको समझ नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा चलो जी तीर मार लो,
और भी इतने सारे लोग आए, उन्होंने बकवासें की इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, तो उन्होंने जो उखाड़ना था उन्होंने उखाड़ लिया। जो तुम उखाड़ सकते हो तुम भी उखाड़ो, मेरे खिलाफ भी, वकास भाई के खिलाफ भी, जिसके खिलाफ जो करना करते रहो। लेकिन मैं फिर कहूंगा, केस की साख के ऊपर कोई ना फर्क पड़ा है ना पड़ेगा, बल्कि उससे पहले से ज्यादा अच्छी खबरें, लेकिन हम फिर वक्त पब्लिक नहीं कर रहे, वक्त आने पर वो भी पब्लिक करेंगे। उम्मीद है कि भारत सरकार को शर्म आएगी, उम्मीद है इंसानियत जागेगी, उम्मीद है कि उनको हया होगी, और गुलाम हैदर के बच्चे का उनको वापस जरूर मिलेंगे। और गुलाम हैदर डिजर्व करते हैं, बल्कि गुलाम हैदर की ऐसी पोजीशन है कि वो ना सिर्फ अभी ये उनके 2 बच्चे पहले हैं, 4 वो है, बल्कि इसके अलावा गुलाम हैदर के पास अगर 10 बच्चे और भी हो जाए तो गुलाम हैदर तब भी बच्चों की कफालत अच्छे से कर सकते हैं। वो भिखारी नहीं है, वो इनकी तरह भीख नहीं मांगते कि यूट्यूब वीडियो बनेगी तो मैं मेरा घर चलेगा। वो भिखारी नहीं है, वो किसी से भीख नहीं मांगता, वो अल्लाह ताला की जात पे तवक्कुल है और अल्लाह ताला उसका सिस्टम चला रहा है। अच्छा, और इंशाल्लाह चलेगा। अच्छा शाहिद भाई, मैं हैरान उस जो वीडियो पे हुआ टोटली। चले, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जो उन्होंने ये बात की है कि गुलाम हैदर ने शादी की हुई है, मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह करे उनकी ये रिपोर्ट सच हो, हमें तो खुशी है, ठीक है। और शाहिद भाई, मुझे भी यकीन है अब तक आपकी इस मौजूद पे बात नहीं हुई होगी हैदर भाई से कि आपने शादी की है या नहीं की है। हमारा ये मैटर नहीं है। हाँ, मैंने इस मौजूद पर जरूर बात की है, जैसा कि उन साहब ने कहा कि मेरा 15 लाख का वीजा गुलाम हैदर ने कैंसिल करवा दिया है, ठीक है, वो 15 लाख गुलाम हैदर मुझे दे दे। और गुलाम हैदर ने ऐसा कहा, ये बात मैंने गुलाम हैदर से जरूर मालूमात की है। तो गुलाम हैदर ने कहा अगर ऐसी बात है तो वो वॉइस क्लिप, वो कोई भी ऐसी चीज जो है वो सबूत दे दे, मैं पूरी मीडिया के सामने वादा करने को तैयार हूं। अगर मैं ऐसा कहता हूं, कह रहा यार मैं अपने तरीके से 8 मिनट की वीडियो बनाता हूं, मेरा कोई व्लॉगिंग स्टाइल तो नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करता फिरूं, कोई बाइकों पे चलूं, ये सारा कुछ उससे करवाया जाता है या कहा जाता है। तो गुलाम हैदर ने ये बात कही, और गुलाम हैदर ने ये भी कहा, उनका जो करीबी कजन है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा, उसके पास भी गुलाम हैदर ने कहा, मेरी उससे बात हुई, उसने बोला भाई अगर तू बैठ के, मैं साजिद तो भरोसा नहीं करता हूं, तू बोल दे अगर ये बात सच है कि हाँ कि मैंने उसको बुलवाया, मैंने उसका वीजा कैंसिल कराया, तो पुलिस के सामने जो उनके बड़े भाई हैं उन्होंने तक ये कहा है कि नहीं, वो तो कब से कह रहा था मैं तो पाकिस्तान आऊंगा, मेरा तो वहां दिल नहीं लगता। और दूसरी बात कि वहां तो जो है बाहर मुल्कों में तो ड्यूटी करना बहुत मुश्किल काम है, और अपना मुल्क अपना होता है। तो वो तो उनकी कब से प्लानिंग थी जो है पाकिस्तान आने की। और तकरीबन जब 3-4 महीने पहले हैदर भाई की मुझसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनके हवाले से पूछा था कि हैदर भाई साजिद भाई वहां क्या करता है, उन्होंने जो भी बताया वो काम करते हैं। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया यार साजिद पाकिस्तान आने वाला है, वो कह रहा था मैं आके पाकिस्तान में ही सेटिंग करूंगा, कोई कारोबार करूंगा। तो मतलब वो ब्लेम 15 लाख रुपए का के जो वो भी हैदर मेरे भर दे, तो हैदर तो बोल रहा ठीक है कि आप आओ, वो सबूत दे दो, मैं दूंगा दुनिया के सामने, मैं करूंगा। मैं एक चीज बताऊं आपको, आप से जब से ताल्लुक है, या हैदर भाई से जब से ताल्लुक है, या जितने भी और लोग जो इस वक्त देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जिन जिन से मेरी बात सोशल मीडिया से हट के भी जिनसे बातचीत है, कभी कोई एक बंदा बता दे जिसकी जाती जिंदगी के बारे में मैंने कभी जानने की कोशिश की हो, कोई बात की हो, आप बताएं, आप कितने दफा गए, आप क्या करते हैं, आप कहाँ उठते बैठते हैं, किस रास्ते से आते जाते हैं, कितने बहन भाई हैं, माँ बाप क्या करते हैं, कभी मैंने पूछा आपसे आपकी जाती जिंदगी के बारे में, कितने बच्चे हैं, कभी पूछा? इसी तरह गुलाम हैदर के साथ हम उठते बैठते हैं, कभी हैदर भाई से पूछे कि कभी भी किसी एक बारे में कोई एक बात भी अगर मैंने कभी मुझसे पूछी हो, या ये मैंने खुरेदने की कोशिश की हो कि गुलाम हैदर के मशगला क्या है, वो क्या क्या काम में दिलचस्पी रखते हैं। हाँ, ये हम मेरे साथ जरूर हो जाता बाल दफा, मर्दों की सूरत में भी औरतों की सूरत में भी, वो लोग बातवा जिंदगी में घुसने की बड़ी कोशिश करेंगे और ऐसे कुछ घुसेंगे जैसे बड़े आपके हमदर्द हैं, लेकिन वक्त आने पर वो ऐसे ब्लैकमेल करेंगे, आपको ऐसे ब्लैकमेल करेंगे जैसे जिंदगी अजीरन कर देंगे। तो ये वो भी ब्लैकमेलिंग वाला मामला है, और इसी तरफ इधर भी ब्लैकमेलिंग वाले इश्यूज बहुत ज्यादा लोग करते हैं, और ब्लैकमेलर ही आजकल बड़े छाए हुए हैं। वो हर अंदाज से आपको ब्लैकमेल करेंगे, ऐसे ब्लैकमेल करेंगे जिसमें आप सोच नहीं सकते। ब्लैकमेलिंग का वजह क्या होती है? क्योंकि अपना कोई ना कोई फायदा निकाला जाए, ठीक है। अगर गुलाम हैदर से उसको दिलचस्पी होती है, हमदर्दी जरा सी भी होती, और ये मैंने उसको जताने की कोशिश की, उसको मैंने बताया, वो जो वीडियो में फरमान देखे जी वो एक भाई साहब ने सामान बताया, आपको ही पता है, क्योंकि गुलाम हैदर का जब से चैप्टर है, मैं अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहा हूँ मैं नहीं बताता, लेकिन गुलाम हैदर का जो मसला है वो मैं आपको जरूर फोन करके बताता हूँ, यार ये मसला ये चल रहा है। तो गुलाम हैदर का जो सामान तो मैंने आपको बताया था फोन करके कि भाई इतने दिन मेरे पास है, अब मैंने आज रवाना कर दिया। तो इसमें गुलाम हैदर के बीच में शादी कहाँ से आ गई? मैंने उसको कहा कि गुलाम हैदर ने मेरे पास रखवाया, गुलाम जो बच्चे उनके यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल करते थे, जितना भी उनका सामान था, घरेलू जो भी घर का सामान था टोटली, और गुलाम हैदर भाई ने फोन किया इससे पहले कि भेज दो, मैंने यहाँ से रवाना कर दिया। तो इसमें मैंने कोई एहसान तो नहीं किया उसके ऊपर, और वो गुलाम हैदर की जाती जिंदगी थी, उसमें कोई मसला नहीं है किसी को।
तो खामखा कोई अबू बनने की कोशिश करता है, कोई अम्मा बनने की कोशिश करता है, कोई बहन बनने की कोशिश करे, तो भाई वो अपना ही वक्त जाया करता है। अगर ये है कि वो कहते हैं ना कि एक रिस्पेक्ट के अंदाज में अगर कोई इज्जत करता है, तो इज्जत को इज्जत के दायरे में रखें तो ज्यादा है। अगर आप कभी संवारने की कोशिश करेंगे तो फिर दुनिया में जिस तरह और जो लोग जलील हो रहे हैं, तो इसी तरह आप भी जलील होते रहेंगे। हमें उससे क्या लेना देना। बिल्कुल। और शायद भाई जो लोगों ने ये बेड़ा उठाया है, यानी कि चलो मैं तो ये समझता हूँ कि वो उन्होंने ये भी कहा कि जी वो हैदर को मैंने खिलाया पिलाया, घर लेके गया, कपड़े दिलाए, मोबाइल दिलाया। तो गुलाम हैदर ने इस बारे में मेरी उनसे बात हुई है, तो गुलाम हैदर ने बोला अगर मोबाइल दिलाया तो वो कौन सा मोबाइल है, कहाँ है, हमें भी तो पता चले। और वीडियो में तो मैंने ये भी सुना कि उन्होंने ये कहा कि मेरे आने से पहले मैंने एक भाई को पैसे भेज दिए थे, हैदर भाई के लिए बाइक भी लिए नहीं हूँ। तो वो बाइक कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बाइक भी लिए, जब वो यहाँ पहुंचे नहीं थे तो उन्होंने पैसे भी दिए थे किसी शख्स को कि हैदर के लिए बाइक ले लेना। तो आप अंदाजा लगाएं, जो शख्स बाइक दिला रहा है, मोबाइल दिला रहा है, और वीडियो ना बनाने पे, वीडियो साथ ना बनाने पे वो कहता है मैं तेरे सारी वो खोल दूंगा, तेरे पोल खोल दूंगा, तूने शादी की हुई है, तूने मेरे को यूं किया है, तूने मेरे को धोखा दिया। मुझे ये अच्छा मजाक मिसाल के तौर पर शाहिद भाई, मैंने आज तक ये बात नहीं की कि कल की वीडियो में मैंने ये बात की है। मैंने बोला गुलाम हैदर भाई तो कराची कोरंगी में मेरे पास 4 मारा है, तनवीर अफरोज भाई मेरे पास 6 मारा है। एक मिसाल है, आज मेरी अगर तनवीर अफरोज भाई से कोई मामला खराब हो जाता तो मैं क्या ये कहना शुरू कर दूंगा कि तनवीर अफरोज भाई को तो मैं कहां लेके गया, घुमाया फिराया। ये कोई नस्लदार आदमी का काम होता है? नहीं, एक और बात, ये है कि मैंने शायद ये पहले आपको बताया नहीं बताया। देखिए, ये तो एक कम नस्ल आदमी की एक वो औकात यही होती है कि वो छोटी छोटी चीजों को लेके पब्लिक करे, वरना ये तो बनता नहीं है। एक दफा हुआ ये, हैदर भाई ने मुझे कहा, यार मुझे इधर कपड़े लेने जाना है, मतलब उन्होंने अपने लिए शॉपिंग करनी थी, तो मुझे जरा मार्केट ले चलो। मैं उनको मार्केट लेने चला गया। अच्छा, इस वक्त वो कपड़े मैंने पहने नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं पहन के बैठूंगा तो मैं बताऊंगा कि गुलाम हैदर ने वो कपड़े मुझे दिलाए हैं, वो सूट उन्होंने मुझे दिलाया कि ये मैं अपने लिए ले रहा हूँ, तो तुम भी लोगे और पहनोगे। अच्छा, मैं उनको मना करता रहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, चले मैं ये कहूँ कि मैंने मना भी नहीं किया, और मैंने दिल से बड़ा कबूल किया। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने दिल से कबूल किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं जब पहनता हूँ, मैं हैदर भाई की वो बात जरूर याद रखता हूँ कि वो कहते नहीं, मैं अपना ले रहा हूँ तो ये तुम भी लोगे। और मैंने लिया, और मैंने एक दो दोस्तों को बताया भी कि जी हैदर भाई ने मुझे सूट दिया। तो कभी आज तक ये तो बात मैं बता रहा हूँ, कभी हैदर भाई के मुंह से सुनी है? ये जो फजूल बातें करते जी मैंने पानी पिलाया, वो कहते ना कि 5 रुपए का 5 रुपए की शरबत पिलाई, 15 रुपए की चावल बिरयानी खिला दी, और ऐसा उसको यूट्यूब पे वीडियो बना दी, और वो आपने एहसान थोड़ दो कि जी आपने तो बड़ा कमाल काम किया है। तो यार, ये अपने औकात दिखा रहे हैं। इमाम हैदर की जात पे कोई फर्क नहीं होगा इस चीज से। अच्छा, हैदर भाई से ये भी कहा गया कि एक भी लोग ऐसा बनाते हैं हम इस जगह आएंगे, तुम घर का सफाई करना। ये देखो गुलाम हैदर भाई अकेला रह रहा है, सफाई कर रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया तुम वॉशरूम भी धुलाई करना। हैदर ने बोला यार क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है तुमने कि मैं वॉशरूम भी धुलाई करूंगा, फलाना करूंगा? बोला यार मैं नहीं करता हूँ ये सब काम। अच्छा शाहिद भाई, एक छोटा सा क्लिप था, उसमें बहुत हंसा। कल शबनम सिस्टर को भी मैंने कहा, तो वो हैदर भाई को जो है ना बिरयानी देते हैं, वो खड़ा होकर खा रहे होते हैं। बोलता है हैदर भाई कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग खड़े होके खा रहे हो, ये तो सही बात नहीं, इसके बारे में क्या कहोगे? तो हैदर भाई खाते खाते कहते हैं यार इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं इतना हंसा यार, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी बोल दिया कि आप खड़े होके खा रहे हैं, लोग बोलेंगे ये खड़े होके क्यों खा रहे हैं, मतलब बात से बात निकाल के विलोक फलाना। तो हैदर भाई तो कह रहा है यार मैं तो अपने अंदाज से 8-10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, मैं तो अपने बच्चों की आवाज उठाता हूँ, मैं कहीं पर भी बैठ के बना लूंगा, घर बाहर बैठ के बनाऊं, रोड पे बनाऊं, कहीं भी बना लूं। मैं एक और बात शायद बताऊं, भाई जो वो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो या इधर उधर के जो लोग जो कभी गुलाम हैदर के हक में या कभी गुलाम हैदर के खिलाफ या कभी किस तरह बनाते हैं, उनके बारे में बहुत पुरानी और अल्फाज बड़े मशहूर है। झूठ बात और ये सारी चीजें बड़ी मशहूर है कि कितने झूठे हैं, कितने मकार हैं, कितने फसादी हैं। वो हम यहाँ से नहीं बोलते, इंडिया से उनकी लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि कितनी झूठे झूठे ट्वीट करते हैं। कभी कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे, कभी लेट जाएंगे, कभी क्या करेंगे, कभी क्या करेंगे। ये सारे लोगों की पुरानी कभी ड्रिप लगा लेंगे हाथ में, कभी केनोला लगा लेंगे, ठीक है। और मजे की बात, आज सुबह फोन कर देंगे, बोलेंगे हैदर भाई कुरान की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे को तो नींद नहीं आती आपके बच्चों की वजह से। और आज बोलते हैं कि जी वो कि जो हैदर को गलत कमेंट करेगा मैं उसको रिप्लाई दूंगा, उसको जवाब दूंगा, ठीक ठाक धुलाई करूंगा। यार आप ब्रांड हो या कोई चलता फिरता जो है पंक्चर टायर हो, जब दिल करा कभी इधर लग जाते हो, कभी दिल करा इधर लग जाते हो, स्पेयर व्हील की तरह। मतलब कोई तो अपनी रेस्पेक्ट बनाओ भाई, कोई तो रेस्पेक्ट बनाओ यार। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आप गुलाम हैदर के जो है केस को कब से लेके चल रहे हैं? मेरे ख्याल से शाहिद भाई तो वो लोग तो काफी पुराने हैं, मेरे ख्याल से आपसे भी इस केस में पहले बात कर रहे हैं।
तो मतलब इस तरीके से यार, और प्लस खाली खुद नहीं, इंडियन भी कुछ महिलाओं को जी आप भी ऐसा वीडियो बनाओ, आप भी ऐसा वीडियो बनाओ, वो सेम स्क्रिप्ट वो भी पढ़ रही हैं। तो मतलब खुद तो साइड लग रहे हो, उनको भी लगाते हो, फिर खुद तो ट्रैक पे आ जाते हो, उनको साइड कर देते हो। मतलब आपकी पॉलिसी समझ में नहीं आती हमें। आप पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ते, आप हर रोज वाघा बॉर्डर पहुंच जाते हो, और कोई काम नहीं बचता तो रेस लेके मुनाफत आप करते हो, हमें बोलते हो कि चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाओ। ये समझ में नहीं आता है। बात बात है जिन लोगों का आप तस्करा कर रहे हैं, या हमारे जो देखने वाले दोस्त भी हैं वो भी अच्छे से जानते हैं, क्या वो रिसर्चर हैं, क्या वो जर्नलिस्ट हैं, क्या वो यूट्यूबर हैं, वो उनमें किसी किस्म की कोई खासियत नहीं है, उनका कोई दीन धर्म कोई ईमान उनका कोई नहीं है। जो इस तरह के बंदर की तरह जंप लगाते थे, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, उनको क्या कहते थे पता आपको, याद है आपको? नहीं मेरे को याद नहीं। भांड, भांड, अच्छा, भांड, भांड, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, कभी बैठ के इधर बकवास करते हैं, कभी उधर जाके बकवास करते हैं। इनको इखलाकियात से क्या लेना देना है, इनको किसी की रिस्पेक्ट से क्या लेना देना है, इसको इनको बहन बेटी की इज्जत और एक मजहब और इखलाकियात से इनका क्या वास्ता? इनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मैं मतलब उसको जिसका आप पहले नाम ले रहे थे, मैंने उसको भी कुछ ऐसा पहले फोन किया था, उसको समझाने की कोशिश की कि खुदा का खौफ करो, कोई इंसान बनने की कोशिश करो, कुछ इंसान बनो। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं तुम लोगों के बारे में, क्या तमाशा लगा रखा है? उसमें सिर्फ तुम्हारी इज्जत खराब नहीं हो रही, पूरे हमारी पूरी इस सोसाइटी नहीं करो। वो नहीं पा जाते, वो रोज बैठ के इस तरह तमाशा लगा रहे होते हैं। और इस शख्स की बात करूं तो इस शख्स को मैंने पहले भी 2-4 दफा फोन किया, समझाने की कोशिश की, और इस दफा तो मैंने वाकई रियल में उसको फोन किया, समझाने की कोशिश की। और मेरी जो एक मदर टंग है, मैंने उससे बात की, क्योंकि उसी इस इलाके से मैंने उसको समझाने की कोशिश की, और मैंने वो भी बताया जो मैं बता रहा हूँ कि जो सामान वाली बात थी उसको मैंने बताई, ठीक है। लेकिन उसको ट्विस्ट कर रहा था और वीडियो में मुझसे मंसूब करके उल्टी सी उसने बातें की, जो कि मैंने ये वाली बातें की भी नहीं है। तो बहरहाल मैंने इसको और इसकी वीडियो में नजर आने वाले एक और भाई साहब है, मैंने उनको भी फोन किया, उनको भी समझाने की कोशिश की कि छोटा मोटा मैटर नहीं है कि सही समझो, इस तरह ये इसको खिलवाड़ नहीं समझो कि चले गुलाम हैदर तुम लोगों के हाथों में खिलौना आ गया, तुम उसको खिलौने की तरह यूज किया और यूज नहीं कर सकते, अब उसके ऊपर बकबक करना शुरू कर दो। इंसान बनो, थोड़ा सा अहमियत को समझो। लेकिन नहीं समझे, अब नहीं समझ रहे तो कितने दिन व्यूज लेंगे, कितने दिन लोग इनकी वाह करेंगे, कितने दिन इनकी चर्चा होगी, कुछ नहीं होगी। मैं उनको भी ये बता में बच्चियों 3 बेटियां वहां फंसी हुई हैं, अगर किसी वजह से रुकावट बन भी गया, कुछ भी मसला हो गया, तो अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे? ये अगर वो कहेंगे कि मैंने ये बात नहीं की तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। मैंने दोनों साहबान को उनको मतलब गुजारिश की कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, कहाँ जाओगे, क्या तमाशा लगा रखा है, इसको खत्म करो, बैठ के बात करते हैं। अगर कोई मतलब है पहले उसकी तो सुनने दो, तुम सुना रहे हैदर की तो सुनने दो, नहीं समझे तो भाई ठीक है, तुम्हारा अपना रास्ता। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अपने जितने भी बहन भाई हैं उनको मैं बार बार कहता हूँ कि केस की साख के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका कोई मसला चल रहा है, जिस तरह चल रहा है उससे पहले से बेहतरीन चल रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अच्छा शाहिद भाई, अभी आपने इस बात पे छोटा सा जवाब दिया था, मगर मैं फिर आपसे ये कहता हूँ, जो लोग गुलाम हैदर को मतलब बुरा भला कह रहे हैं, वो कितने दिन तक बुरा भला कहेंगे? 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, और अच्छे व्यूज भी ले लेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? कब तक? क्या पूरे 6 महीने तक लोग हैदर को बुरा भला सुनते रहेंगे इनके मुंह से? फिर ये किधर जाएंगे? फिर घूम के वो एक बहन से आज मेरी बात हो रही थी, मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूंगा, हमारी बड़ी बहन उनको मानते हैं, बड़ी प्यारी उन्होंने मिसाल दी कि समझ लो आपने आटा भी गूंद लिया, आपने तवा भी गर्म कर लिया, आपने सब्जी भी काट ली, जब गैस ही नहीं होगा तो फिर खाना कैसे पकाओगे? तो एक मिसाल दी उन्होंने कि गुलाम हैदर इस केस का पूरा मंबा है। जब आप उसको साइड करने की कोशिश करोगे तो फिर आपकी औकात क्या रह जाती है इस केस में? कुछ भी नहीं, जीरो। जी तो शाहिद भाई कट हुए। जी शाहिद भाई। जी अभी आ रही होगी। देखिए मैं एक बात कहूँ, जी जी बात यह है कि लोग तो चले ये है ना कि गुलाम हैदर के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, और आपका भी मानना है, मेरा भी मानना है कि कब तक बनाएंगे। लेकिन आप ये भी तो देखें, अगर आप ये सोच के आए थे कि जी सऊदी अरब से मैं वीजा अपना सरेंडर करूं और मैं वापस पाकिस्तान चला जाऊं, और मेरे पास एक मशीन है पैसे की, मैं उसको दिखाता रहूं, उसको यूज करता रहूं, पैसे कमाता रहूं, ये भी कोई सेंस काम करने वाली है?
अगर पहले इस बात को हम गलत नहीं कह रहे, हम उस बात को दुरुस्त मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो कोई अकल काम करती है। आप मैं या कोई हमारे जितने भी दोस्त हैं, क्या आप सबका हम सबका सोर्स ऑफ इनकम ये यूट्यूब चैनल है? हमारे पास जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाखों करोड़ों लोगों से अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और अच्छी जॉब करते हैं, अच्छा काम करते हैं। हाँ, इसमें भी जो कर सकते हैं वो करते रहते हैं। मतलब अगर इनकम आएगी भी ठीक है, नहीं आएगी तो कोई मसला नहीं है। सही बात है। लेकिन जिस बंदे ने अपना वीजा सरेंडर कर दिया वो कितना अक्लमंद होगा, आप सोचें। अगर वो इस बुनियाद पे उसने वीजा सरेंडर कर दिया, वापस आ गया, वो कितना अच्छा होगा, कितना अक्लमंद होगा। भाई उससे बड़ा तो लालची दुनिया में नहीं होगा कोई भी। यही तो बात हो रही है शाहिद भाई, तो हम यही तो कह रहे हैं, क्या है जो गुलाम हैदर है? कोई ब्रांड है, कोई कारोबार है, कोई एटीएम मशीन है, क्या है गुलाम हैदर? और दूसरी बात, जिस पर आप भरोसा करके, यानी कि आप यूट्यूब के चैनल पर भरोसा करके आए हैं, तो यूट्यूब का चैनल तो शायद एक सुबह उड़ जाए किसी का भी। क्या 4.5 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल नहीं उड़े अभी रिसेंटली इसी केस के अंदर? 4.5 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल भी भारत से उड़े हैं, हमें पता है, उन बहनों से हमारा रास्ता है, उड़े हैं। तो मतलब चैनल भी उड़ते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि गुलाम हैदर कोई यूट्यूबर थोड़ी है यार, वो एक बाप है। वो सिर्फ अपनी फीलिंग, अपने जज्बात दुनिया के सामने रखता है कि मेरे साथ चल क्या रहा है। ठीक है, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि उसको तो लोगों ने हमेशा यूज ही किया बेचारे को। अब अगर वो उसका अपना जाती प्लेटफॉर्म है, वो अगर जब दिल चाहे, जब उसका मूड हो, जब उसकी दिल करे बात करनी है, या जो भी फील करता है वो फील करते हुए अगर सोशल मीडिया पे आके बैठ के बात करता है, तो क्या मैं कहूँ कि नहीं वो अपने चैनल पे बैठ के बात नहीं करे, वो मेरे चैनल पे आके बैठ के बातें करे, सवाल सुने और उसका जवाब दे? ये कहाँ से तुक बनता है यार, आप ये बताएं। भाई गुलाम हैदर कोई पैसे की मशीन तो नहीं है ना कि हम उसका चेहरा दिखाते रहे और अपना उल्लू सीधा करते रहे। ऐसा नहीं है ना यार, वो बेचारा अपनी फीलिंग, अपने जज्बात रखता है। वो बाप है, वो बाप के जज्बात, फीलिंग्स हैं, उसको तमाशा नहीं बना सकते हम लोग। लेकिन अभी जितनी भी बात कर ली मेरे ख्याल में गैर जरूरी बात है, क्योंकि गुलाम हैदर के केस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी जाती जिंदगी है, जाती जिंदगी में किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत करने की हमें अख्तियार भी नहीं होना चाहिए, जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज शेयर भी कर सकता है तो उसकी जिंदगी पे फिर मुसल्लत नहीं होना चाहिए इंसान को, और ना ही ब्लैकमेल करना, ना ही अपना उल्लू सीधा करना चाहिए उसे। और शाहिद भाई इसके साथ साथ जैसे कि ये कहा जा रहा है अभी कि भाई गुलाम हैदर ने जितनी जल्दी साजिद पर मतलब कानूनी कार्रवाई की है, पुलिस एक्शन में आई है, पुलिस को मतलब इन्वॉल्व किया है, तो उसको चाहिए था कि वो उससे पहले बात कर लेता। तो क्या ये जो बात है क्या साजिद पे लागू नहीं होती है कि साजिद को नहीं चाहिए था कि वो पहले हैदर भाई से बात करता, मैं इस बात को डिस्कस करता? जी, आप फिर जज्बाती कर रहे हैं, आप जज्बाती कर रहे हैं। जिस तरह की उन्होंने साजिद साहब ने हरकत की है ना, अगर गुलाम हैदर की जगह मैं होता ना तो पहले तो करता छित्रोल, उसके बाद फिर करता कि जी आओ फिर बैठ के बात करते हैं। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि उस शख्स को मैंने फोन करके उसको समझाया। देखिए बहुत सारे लोग इस दौरान आए, उनके मैं फिर लोगों का मैं बताऊं कि नाम नहीं लेना चाहता, वो आए, हम उसको उनको समझाते रहे। ये सिर्फ देखें, इन्होंने जितने भी बड़े बड़े लोग आके दावा करते रहे हैं ना, वो जो उसको गालियां दी, उसको गालियां दी, उसको गालियां दी, उसको नीचा दिखाया, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इनको किसी लोगों से, किसी से हमदर्दी नहीं थी। इनको ना अपने मजहब दीन से, ना अपने मुल्क से, अपने देश से, ना ही गुलाम हैदर से उनको मोहब्बत थी। उनको सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना था। उन्होंने फिर इसी तरह के नाम निहाद कंट्रोवर्सी जनरेट करके, उल्ट सीधी वीडियो लगा के, शेयर करके, कभी किससे तमाशा उन्होंने बनाया। अगर कोई सिंसियर होता तो कभी ये नौबत भी ना आती। और मैं फिर भी कहूं कि जब उस शख्स ने, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं था, हमें तो जब वीडियो पब्लिक हुई तब पता चला आपको और मुझे। और जब पता चला तो सबसे पहले मैंने 15-20 मिनट, बल्कि उससे भी लंबी मैंने कॉल की, और एक मेरे जो पर्सनल नंबर था उससे उठा नहीं रहे थे, मैंने दूसरे नंबर से कॉल की, उनको समझाने की कोशिश की कि चले इसको अब वीडियो को हटाएं, उसके फिर बात करते हैं। अगर कोई बातचीत ना बने तो फिर आप इसको पब्लिक भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने हर पहलू से शेयर किया। अगर वो कहेंगे हर पहलू नहीं बताया तो फिर भी जो सजा आप कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा दूसरे शख्स को भी मैंने फोन किया, तो मेरा ना उससे लेना देना था, ना उससे लेना देना था। मैंने दोनों से रिक्वेस्ट की, वो नहीं माने। तो भाई मैं अभी भी कहता हूँ, अगर आप हमारे लाइव के बाद भी, या गुलाम हैदर कुछ भी कर रहा है उसके खिलाफ कुछ भी जाके वीडियो बनाते रहो, जितना कर सकते हो करो। गुलाम हैदर एक कानून पसंद शहरी है। और दूसरी बात यह है कि मैं अभी एक ऑन रिकॉर्ड चीज बता रहा हूँ, गुलाम हैदर पंजाब में क्या कर रहा है। लोगों का ये सवाल आता है गुलाम हैदर पंजाब में क्या रहा है। पंजाब में जाए, सिंध में जाए, बलूचिस्तान जाए, केपी जाए, कश्मीर जाए, वो तुम्हारे बाप का नहीं है। ठीक है, वो देश, वो सरजमीन, वो मिट्टी किसी के बाप की नहीं है, वो पाकिस्तान की है। गुलाम हैदर एक आजाद सिटीजन है। वो जहां भी रहे, जिस जगह पे रहे, जिस तरह रहे, वो एक आजाद शहरी है। मेरा ताल्लुक पंजाब से, मैं यहाँ 20-25 साल से यहाँ सिंध में हूँ, तो मुझे किसी ने आके ताना मारा, जी तुम तो पंजाब से यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, आपके खानदान का ताल्लुक शायद किसी दूसरे शहर से होगा, आप कराची में, तो किसी ने आके बोला फलाने। भाई इस तरह जो पंजाबी और पंजाबीपन और इस तरह जो बेगैरतीपन दिखाते हो ना, ये अपने मुंह में ठूस के रखो। हैदर किसी के बाप का नौकर नहीं, ना ही वह पंजाब में बैठ के वो किसी से भीख मांग के खा रहा है। वो अपनी एक आजाद जिंदगी वहां रह रहा है,
और वो क्यों रह रहे हैं, वो उसकी जाती जिंदगी हम उससे पूछने वाले भी नहीं है कि हम उससे पूछे कि वहां क्यों रह रहे हो, ठीक है। और साजिद भाई, सॉरी शाहिद भाई, इसके साथ ये सवाल भी था कि जितनी जल्दी गुलाम हैदर ने साजिद के खिलाफ केस किया, तो रीमा को क्यों नहीं अब तक उठवाया? रीमा के खिलाफ केस करता है इतनी जल्दी? मैं बताऊं, जो जो वही वाली बात है कि देखिए, मेरा वैसे शाम से थोड़ा सा वो था, अभी फिर आप गुस्सा दिला रहे हैं, पास बैठे थे तो मैं आपको फिर मुक्का मार देता। नहीं, गुस्सा नहीं नहीं, करना मैं है। एक बात नहीं, मैं एक हाँ। बात मैं एक चीज बताऊं। देखिए, जिंदगी में उस सीमा के बैग पे कौन था कौन नहीं था, यार गुलाम हैदर शुरू में वो चीजें वाजे कर चुके हैं। ठीक है, गुलाम हैदर का पहला मकसद क्या है कि उसके बच्चे वापस आए। ठीक है, बच्चे वापस लाए, किसी तरीके से भी फाइट करके वो बच्चे लाए। उसके बाद किसने क्या कुछ किया था, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके वो सुकून से उसने रखा हुआ है। उसके साथ क्या करना है, जिसने इसका गुलाम हैदर का घर बर्बाद किया, वो गुलाम हैदर अच्छे से जानते हैं और उसका दुनिया को जवाब भी दे चुके हैं। क्या रोज वो आके बैठ के जवाब देना, उसका ये करूंगा, उसका ये करूंगा, इसके भाई वो मैं पहले बता चुका हूँ, वो यूट्यूबर नहीं बैठ के ट्वीट करे। ये तो यूट्यूबर जो बैठ के ट्वीट करते हैं, कभी गुलाम हैदर को बदनाम करते हैं, कभी किसको बदनाम करते हैं, कभी किसको बदनाम करते हैं। जो वहां 2 टके की औरतें जिनकी घर में कोई नहीं सुनता, वो मतलब आप बताओ, उल्टे सीधे यूट्यूब चैनल के नाम रख के वो अपने यूट्यूब बैठ के चलाती हैं। वो इसी वीडियो को मिलेगी तमाशा मचा रही है। वो जो 200 मन की हाथी है वो अलग तमाशा लगा रही है। इसी तरह सबको मौका मिल जाता है। भाई अगर वाकई रियल में इंसानों के ऊपर बात, एक महाराष्ट्र की अमेरिकन सुंडी है, वो भी लगा रही है तमाशा। महाराष्ट्र में रहती है वो अमेरिकन सुंडी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इन 2 टके की औरतों का सिर्फ काम ही ट्वीट करना था, शुरू से ही बैठ के तमाशा लगा रही थी। वो आज इनको फिर मौका मिल गया। अगर रियल फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है तो भाई क्या रीमा, क्या आसिफ, क्या फला, उसका इस केस से कोई जवाब ही नहीं बनता, कोई तोक नहीं बनता। अभी तोक बनता है। अगर लान तान करनी है तो मोदी की शक्ल पे लानत दो आप, अगर लान तान करनी है तो आप अमित शाह की शक्ल पे लानत दो। अगर मजीद लान तान से दिल ना भरे तो आप अमित शाह की इसकी क्या नाम है इसका, जो आपका सीएम है योगी, उसकी शक्ल पे लानत भेजो कि भाई तुम्हारे जो गृह मंत्रालय तुम्हारे नीचे काम करता है, पुलिस तुम्हारे नीचे काम करती है, डिपार्टमेंट एटीएस तुम्हारे नीचे काम करती है। एटीएस क्या तुम्हें रिपोर्ट नहीं कर रही? मतलब एटीएस जांच करिए, आपने 2 साल से सुनते आ रहे एटीएस जांच करिए। भाई एटीएस किसके अंदर काम करती है? वो अमित शाह के नीचे काम करती है। अमित शाह किसके नीचे काम करता है? मोदी के नीचे काम करता है। तो भाई ये पूरा कनेक्शन है ना, पूरा चैन मोदी तक जाने वाला। लोग बोलते कि हमारे पीएम को बुरा बोलते हैं। भाई बुरा नहीं बोलेंगे तो क्या उसको उसके गले में जूते हाथ डालने क्या करें? हम यही तो बोलेंगे भाई, जो इंसानियत के तमाशे लगाते हो, इंसानियत 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 तो तुम्हारे दूर दूर तक नहीं भटकती। तुम लोग यहाँ लोगों के सरों के ऊपर, लोगों के सर काट काट के सरों के ऊपर सवार होकर तुम हुकूमत में आए हो। वहां आपने हिंदुओं को मारा, सिखों को मारा, मुसलमानों को मार मार के तुम हुकूमत में आए हो। आज तुम बात करते हो इंसानियत की। इंसानियत तुम्हारी यहाँ नजर आ रही है? हम जब शुरू से लाइव करते थे वकार भी, आपको एक एक बात याद होगी, क्या था? हम क्या बोलते थे यार, भारत को या भारत की सरकार को, जिनकी इज्जत पहले लोग नहीं करते इस वजह से कि ये आतंकवादी सरकार है, ये भगवा आतंकवादी सरकार है और ये इंसानियत के दुश्मन लोग हैं। इनके पास अच्छा टाइम है कि अपनी रेस्पेक्ट बनाए पूरी दुनिया के सामने, दुनिया के सामने रिस्पेक्ट बनाए और दुनिया को बताए कि हम कितने अच्छे लोग हैं। गुलाम हैदर के बच्चे वापस करते, लोग उनकी चर्चा कर रहे होते, वाह वाह कर रहे होते। देखिए अब इस वक्त जो केस चल रहा है गुलाम हैदर का और बच्चों का जो भी, तो उसमें क्या पाकिस्तान की सरकार तो इन्वॉल्व नहीं है ना? तो आपकी कहते हैं कि ग्रास रूट में जो निचली सतह में हुकूमत की जड़ें मजबूत होती, अवाम में जाती। मतलब आप मोदी की तारीफ कर रहे होते, आप योगी की, अमित शाह की, उनकी पुलिस की, उनके लोगों की तारीफ कर रहे होते और इस तरह बच्चा बच्चा उनकी हुकूमत की तारीफ कर रहा होता। अगर हमारी सरकार में से कोई अगर इनको बुरा नहीं होता, हम कहते नहीं 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 नहीं, नहीं ये अच्छे हैं, बुरे नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट, इन्होंने इंसानियत की आला मिसाल दी। इन्होंने इस मामले में अब तक इंसानियत का, इन्होंने इतना तो जानवरों के साथ भी बुरा नहीं करता जिस तरह इंसानियत नुमा, इंसान नुमा शक्लें जो है इन्होंने जानवरों जैसा काम किया है। अब इनकी से तारीफें करें। और शाहिद भाई, जो आपने योगी सरकार की बात की है, तो यूपी सरकार जो उनके हाथ में है, तो वहां तो शाहिद भाई पुलिस की जो लगाम है ना, वो गांव रक्षक के हाथ में है। गांव रक्षक को समझ ले उनके हेड है और पुलिस उनके मातहत है। तो जिस मुल्क में गुंडों के मातहत हो पुलिस, तो उस मुल्क का निजाम क्या होगा या उस स्टेट की हालत क्या होगी? आप ये देखें कि गांव रक्षक जैसे गुंडे, वो पुलिस की कमांड है उनके हाथ में, वो पुलिस को चलाते हैं। पुलिस के अफसरान समझ लें, आला अफसरान वो बने हुए हैं वहां पर। तो वहां तो ये हाल हवाल है भाईजान। आपको मैंने अभी भी अर्ज किया, पहले भी बताया आपको कि ये वो लोग हैं जो लोगों के बच्चों के सर काट काट के, उनके ऊपर पांव रख रख के, सीढ़ियां स्टेप चढ़ चढ़ के ये हुकूमत तक पहुंचे हैं। ये वो लोग हैं। ये अगर जो इंडिया से बाकी कोई इंसान है
तो क्या हम गलत बात कर रहे हैं? अब लोग ताने देते हैं आपको भी, हमें भी, वो देखिए शायद मर्चेंट को बैठा देता है, मर्चेंट ने हमने कोई गलत बात की तो हमें हमें काउंटर आर्गुमेंट दो, हमें झूठा साबित करो। जब अच्छा, आर्गुमेंट मजे की नहीं, बात, शायद कोरोना भाई दौरान सवालात ये पूछे जाते हैं कि 2002 के अंदर जो हुआ, क्या उसका सबूत किसी गवर्नमेंट ने दिया? किसी ने कहा कि पाकिस्तान जो हिंदू जो है मुस्लिम, भाई हिंदू नहीं कहा है। आप ये देखें शायद भाई, मर्चेंट ने एक दफा भी आम हिंदू को नहीं कहा, उसने हमेशा कहा बजरंग दल, बीजेपी, आरएसएस, इनके जो लोग हैं वो गांव रक्षक के ये गुंडागर्दी करते हैं। उसने कब कहा कि तमाम हिंदू ऐसा करते हैं? उसने कब कहा कि भारत में जितनी भी सरकारें आई उन्होंने ऐसा कहा? उसने कभी ऐसा नहीं कहा। ने जो बातें की, हम सब जितनी बातें कर रहे हैं, अगर कोई बात झूठी है तो आप उसको आर्गुमेंट से साबित करें कि मर्चेंट ने गलत बात की। ठीक है, अच्छा मैं हंसा इसलिए हूं कि गुलाम हैदर भाई नीचे लाइव देख रहे हैं और लोग ये कहेंगे गुलाम हैदर ने इनको लगाया होगा कि हमारे खिलाफ बैठ के बातें करो। भाई गुलाम हैदर भाई ना हमें कभी कुछ कहते हैं, ना ही कभी उन्होंने बेचारे ने हमें फरमाइश की। हम अपनी मर्जी से जो भी बात कर रहे हैं, हम सारी अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं, और हमारी भी किसी बात का गुलाम हैदर के बच्चों के केस के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो केस की अपडेट्स हैं फिल वक्त हमने वो खामोशी से रखी हुई हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बड़ी पेशरफ्त होगी, मजीद आपको बताएंगे, लेकिन फिल वक्त केस चल रहा है, केस की साख पे कोई फर्क नहीं पड़ा। गुलाम हैदर के खिलाफ 10 झूठ बोलने, मजीद झूठ बोलो, हमारे खिलाफ 10 बकवास करनी है, वीडियो बनानी है, बैठ के बनाते हो, लेकिन केस की साख पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, और गुलाम हैदर की जो कानूनी टीम है वो काम कर रही है, और हमें जो कल की अपडेट पहले मिलती रहती थी उसी तरह की अपडेट भी मिल रही है, लेकिन हम शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि फिर वो जो बैठ के शैतान लोग हैं बैठ के ट्विस्ट करेंगे, उल्टी सीधी बैठ के तमाशा मचाएंगे, और वो दोबारा उनको मौका मिल जाएगा, इसलिए हम किसी को मौका भी नहीं देना चाहते। तो गुलाम हैदर भाई आपका भी शुक्रिया, आप देख रहे हैं और अच्छा लगा। और वकास भाई की आदत है कि शुरली वाले सवाल पूछते हैं और गुस्सा दिला देते हैं। तो बस शाहिद भाई फिर हम मतलब एंड की तरफ आते हैं। तो शाहिद भाई मेरा ख्याल है कि लोग क्लियर तो इस बात से तमाम हो गया होगा कि अगर गुलाम हैदर शादी भी कर लेता है तो इससे तब्दील के कोई असर नहीं पड़ता है। और मेरा और आपका अब तक कोई गुलाम हैदर भाई से इस बारे में सवाल अब तक हमने किया नहीं है। हम तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे ये खबर सच हो। मैं एक बात दूं, हैदर भी सुन रहे हैं, ठीक है, हैदर भी सुन रहे हैं। मैंने जब ये बात वीडियो सामने आई, सबसे पहले मैंने हैदर भाई को फोन नहीं किया, मैंने उस शख्स को फोन किया। ठीक है, अभी लगातार 2-3 दिन से लगातार इनसे रास्ते में हैदर भाई रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, और हैदर भाई को खुदा ना खाता लोग जो दावा करते हैं, मैं आप पहले भी कह रहा था ऑन रिकॉर्ड, चूंकि बात हमारी घूम गई थी, तो मैं ऑन रिकॉर्ड अभी भी कह दूं, गुलाम हैदर भाई पंजाब में है, और गुलाम हैदर भाई का अगर कोई बाल बागा हुआ या गुलाम हैदर से एसोसिएट अगर किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा, तो गुलाम हैदर के खिलाफ जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, गुलाम हैदर के खिलाफ जो लोगों को इश्तिहार दिला रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, तो खुदा ना खाता गुलाम हैदर को अगर कोई नुकसान पहुंचेगा तो ये चीज रिकॉर्ड पर होनी चाहिए कि कसूरवार जिम्मेदार वो लोग होंगे। गुलाम हैदर ने कानूनी चाराजोई के लिए एप्लीकेशन थाने में दे दी हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर खुदा ना खासा इस दौरान या इसके बाद गुलाम हैदर को एक कहते हैं कि किसी ने पत्थर भी मारने की कोशिश की, तो जिम्मेवार उनका पूरा खानदान होगा। हम भी पूरा उनका बैकग्राउंड पूरे खानदान का नीचे तक जानते हैं। गुलाम हैदर भाई चूंकि उस इलाके में पहली दफा गए होंगे, दूसरी दफा गए होंगे, लेकिन मेरा वो आबाई इलाका है, मेरा पूरा खानदान है, मैं पूरा एक एक को पूरे नस्ल से जानता हूँ कि उनकी कब्रें कहाँ है वो भी मुझे पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको खुदा ना खासा कुछ हुआ तो जिम्मेदार वो लोग हैं। बाकी गुलाम हैदर भाई की जाती जिंदगी है, ये सामने सुन रहे हैं, कभी हमने इनकी जाती जिंदगी के बारे में नहीं पूछा कि इनके वालिद साहब, भाई बहन, खानदान आगे पीछे क्या करते हैं, कभी हमने ना जुर्रत की, ना ही हमारा काम है कि हम उनसे जाती सवाल करें। ठीक है, वो उनकी मेहरबानी है कि वो हमें इज्जत दी, उन्होंने हमारी बातों में भरोसा किया, और हम अल्लाह ताला की जात को हाजिर नाज़िर रखते हुए हम पूरी ईमानदारी के साथ आगे चलें। दूसरी बात यह है कि जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि गुलाम हैदर को चूंकि जब ये वीडियो आ गई थी तो गुलाम हैदर भाई को मैंने वैसे जाती तौर पर मना किया था, क्योंकि ये जवाब, ये जो बात है ना जो बंदा गुफ्तगू कर रहा है वो काबिल जवाब नहीं है, कि क्योंकि वो बार बार वीडियो में बोल रहा है कि गुलाम हैदर अगर इतना सच्चा होता तो सामने आता। भाई वो सच्चाई झूठे की बात ही नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो। वो बकवास का जवाब देने के लिए गुलाम हैदर क्यों आए? गुलाम हैदर का टोकरी मंदिर वो यूट्यूबर पे बैठ के अपने तुमने जो झूठे इल्जाम लगाए गुलाम हैदर आके उनको सच्चा या झूठा बोले, मजे की बात शायद। तो इसलिए गुलाम हैदर को मैंने मना किया था, और मैं अभी भी मना कर रहा हूँ कि आपको उसकी बात देने का कोई जवाब भी नहीं बनता। आपका केस चल रहा है, हाँ, जिसको कोई सवाल है, कोई बात है वो करनी है, वो हम सब कर रहे हैं, और पहले भी करते रहे और अभी भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह मजीद भी करते रहेंगे। लेकिन गुलाम हैदर की जात पे, उनकी इज्जत पे किसी ने कोई आंच आने दी, ना ही इंशाल्लाह आने देंगे। और शायद भाई ये भी कहा जा रहा था कि जो है वो मतलब जैसे कुरान हाथ में लेके उन्होंने कहा कि सीमा दुरुस्त है। अगर सीमा दुरुस्त है तो फिर आप 1.5 साल से 2 साल से क्यों गुलाम हैदर के साथ चिपके हुए थे? फिर आप क्यों गुलाम हैदर के साथ सऊदी अरब में भी, जहां गुलाम हैदर भाई जॉब करते थे, वहां तक गए थे? ठीक है, फिर आप क्यों अपने चैनल, अपने दोस्त, अपने भाई के भी प्रमोशन कराते रहे गुलाम हैदर से?
ये भी बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है, ये भी बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है। आज अगर कोई इस टाइम कोई कहता है कि सीमा दुरुस्त है और गुलाम हैदर गलत है, तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, बल्कि दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उसका अंजाम भी जैसे सीमा का अंजाम करे, उसका अंजाम भी वैसा ही करे जैसा सीमा का होगा, अगर सीमा दुरुस्त है। ठीक है, मेरी दिल से दुआ है और मैं सब कि आप लिखेंगे आमीन कि उनका अंजाम भी सीमा जैसा हो। बिल्कुल। और शाहिद भाई, जो अल्फाज अदा किए, क्या रोज़े क़यामत हमको तमाम अल्फाज दोहराने नहीं पड़ेंगे? कुरान पाक हाथ में लेके जो अल्फाज अदा किए गए हैं, क्या रोज़े क़यामत ये दोबारा नहीं दोहराने? क्या वकास भाई एक बात बताइए कि कुरान क्या कभी आपने नमाज पढ़ी, कभी रोजा रखा, कभी कुरान को हाथ लगाया? मतलब अपनी बात को सच साबित करने के लिए आज भी अगर कोई इस्तेमाल कर रहे हो तो कुरान शरीफ को इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब इतने झूठे हो कि तुम्हारी किसी बात पे कोई लोग यकीन नहीं रखते, तुम कुरान को सामने लेके आते हो और पता नहीं वजू किया था नहीं किया था, अपने मकरूह हाथों से क्यों हाथ लगाया कुरान शरीफ को? अगर झूठे हो, देखिए झूठे और बकार शख्स की क्या निशानी होगी? बार बार कसमें खाएगा, कसम खाएगा या कुरान को बीच में ले आएगा। हाँ, और बात है गुलाम हैदर अगर वीडियो नहीं बनाना चाहता तो यार हम कौन होते हैं कहेंगे गुलाम हैदर तुम वीडियो बनाओ? और तुम इतने बड़े अकलमंद आदमी हो कि सऊदी अरब जाके लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम जाके वहां जॉब करें। तुम गुलाम हैदर को वो एटीएम मशीन समझ लिया था कि अपना वीजा सरेंडर करें, गुलाम हैदर से उसको पैसे कमाने की मशीन बनाए और यहाँ बैठ के उसको इस्तेमाल करते रहे, अपना वीजा सरेंडर कर देंगे। कितने अकलमंद आदमी हैं। बिल्कुल शाहिद भाई, मैंने भी यही बात की। और शाहिद भाई एक शिकायत आपसे भी है, लगातार मैं आपके पास 4 दफा आ चुका हूं, आपने मेरे साथ वीडियो नहीं बनाई है, तो मेरा एक शिकायत आपसे भी है। लगातार मैं अभी इन 10 दिनों के अंदर आपसे 2 दफा मुलाकात हो चुकी है, आपने वीडियो नहीं बनाई है। तो देख लिया, कुछ चीजें मुझे भी पता है, कुछ लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर मैं भी शुरू कर दूंगा, ये देख लें। एक बात हैदर भाई है, आप हैं, तनवीर भाई है, जितनी मुलाकातें हुई हैं, कितनी दफा मैंने आप सबको कहा कि आओ वीडियो बनाते हैं? नहीं, आपने नहीं कहा, हमने कहा है। हैदर भाई भी आप भी जितने, तो कभी मैंने कहा कि आओ वीडियो बनाते हैं? आपने नहीं कहा, हमने कहा वीडियो बनाते हैं। तो आपने लास्ट जो 2 दफा मिलने के लिए आए थे, आपने कहा ही नहीं, इसलिए वीडियो नहीं बनी। अगर आप कहते तो मैं तब हाजिर होता। तो ये देखिए, आपका और हमारा जो हैदर भाई का ताल्लुक यूट्यूब पे वीडियो बनाने का नहीं है। गुलाम हैदर भाई मुश्किल में थे, मैंने अभी भी कहता हूँ यार वो उससे ऐसा बहादुर इंसान नहीं है कि इतने मुश्किल जो मतलब एक के ऊपर एक अजाब आ रहा है उसके ऊपर। कभी कोई हिंदू दोनों औरत उसके ऊपर इल्जाम लगा देती है, कभी यहाँ से कोई ये इस तरह के पाकिस्तानी नाम याद जो बड़े बड़े बूथे बना के बैठते हैं यूट्यूब पे, वो उल्टे सीधे इल्जाम लगा देते हैं। ठीक है, बात सच एक भी साबित नहीं हुई, तो वो उसके बावजूद बंदा डट के सामने आके फिर भी आके बैठता है, तो सोचो कितने बड़े दिल वाला आदमी होगा। ठीक है, तो वो पिसा हुआ है, उसको अगर हम सपोर्ट ना करें और हम कहें कि आओ वीडियो बनाते हैं, तो फिर हो गया क्या वीडियो बनाने का? बिल्कुल शाहिद भाई, और हमारा देखें, हम तो दिल से गुलाम हैदर के साथ हैं। और शाहिद भाई, कभी हम अगर गुलाम हैदर की जगह पे अपने आप को, मेरे ख्याल से मैं आधा घंटा भी रख के देखूं ना, तो शायद हमारा गुजारा करना मुश्किल होगा। मैंने काफी दफा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैं 8 दिन के लिए अपना तनवीर अफरोज भाई के पास गया था शाहिद भाई, तो उन 8 दिनों के अंदर जब मैं वापस लौटा था तो मैं अपने बच्चों से मिलकर रो रहा था 8 दिन में। तो गुलाम हैदर शाहिद भाई 5 साल से अपने बच्चों से दूर है, उसकी क्या कंडीशन होगी। और दूसरी बात शाहिद भाई, मैं आखिरी बात करूंगा कि हम लोग मुस्लिम हैं, और जिन लोगों ने ये सब कुछ जो खुसूसी ढोंग रचा रहे ना, वो लोग भी मुस्लिम है। चले, जिसने वीडियो बनाई उनका जाती मसला मैं कह देता हूं एक तरीके से, चलो जाती हो गया, मगर जिनका उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस बात को साबित कर रहे हैं गुलाम हैदर ने धोखा दिया है, गुलाम हैदर ने धोखा दिया है, गुलाम हैदर ने शादी की हुई है, सबसे छुपा हुआ था। अरे भैया, तुम लोग तो खुद कह रहे थे कि हम लहंगा पहनेंगे, हम तो यूं करेंगे, एक कह रहा था हम ढोल बजाएंगे, हम डिमकाना करेंगे। जब मामला चल रहा था कि लोगों ने कहा कि गुलाम हैदर ने किंजा से शादी की हुई, जब किंजा को बीच में घसीटा जा रहा था, ठीक है, फिर गुलाम हैदर को खुद लोग कहते हैं कि गुलाम हैदर भाई आप शादी कर लो, मैं लहंगा पहनूंगी, मैं फलाना करूंगी। आज वही लोग समझ ले एक तरीके से केले के हैदर की इज्जत को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेरे ख्याल से कर वो कुछ भी नहीं सकते और होना भी कुछ नहीं है। बल्कि यही लोग शायद भाई 6 दिन के अंदर घूम के फिर वापसी। हैदर भाई एक मजलूम आदमी है, आज तो एक ने सरेंडर कर दिया कि हैदर को जो भी बुरे बदे कमेंट करेगा मैं उनका रिप्लाई दूंगा, तो इसको सरेंडर करना ही तो कहते हैं मेरे ख्याल से। तो शायद भाई टाइम काफी हो गया है, फिर हाँ, हैदर भाई को या किसी को भी ऐसे लोगों को के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि मैं किसी की लाइव में वैसे कमेंट करता नहीं, अगर कोई झूठा ब्लैकमेलर, कोई फसादी, कोई ऐसा जो आपके ऊपर सवार होने की कोशिश करता हो,
तो वो अगर कोई कमेंट करता है तो उन कमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी कोई फेक आईडी बना के कोई कमेंट्स कर रहा होगा, जब मैं करता हूँ तो मेरा स्टाइल एक अलग ही होता है। लेकिन कोई झूठा अगर मक्कार कोई इस तरह ब्लैकमेलिंग करने के लिए किसी को कमेंट करता है, चाहे कोई मजाक के अंदाज में ही करे, तो उसको थोड़ा सा आप भी और लोग भी समझ जाया करें कि मैं नहीं हूँ। और मेरा जो कांटा है ना, बिल्कुल वो पूरा कांटे पे कांटा होता है। तो मैं मोबाइल सब चीजें ऑफ करके सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह मुझे ड्यूटी पे जाना होता है। तो इसलिए मैं किसी के चैनल पे कमेंट नहीं करता। गुज़श्ता रोज मुझे पता चला कि मेरे नाम से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, तो कोई कमेंट नहीं करता। आपको पता है कि आपसे क्या बातचीत है, आपको पता है। बिल्कुल।